सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 9 के कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जिनको कि हम प्रीवियस क्लासेस से करते हुए आ रहे हैं। तो अपना पूरा ध्यान जो है सामने स्क्रीन पर बनाकर रखेंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे और जो भी चीजें यहाँ से बताई जाती हैं उनको नोट डाउन जरूर करें डियर स्टूडेंट्स। घर पर उन्हें रिवाइज जरूर करें। चलिए आगे की बातों को सीखने समझने के लिए हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, है ना, आपके टॉपिक मोशन के ऊपर। इनको हम कंटिन्यू करते हैं इसी सीरीज को। मोशन चैप्टर के, गति चैप्टर के हम लोग आज न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं नोट डाउन। आज का पहला क्वेश्चन, उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है। सरल रेखीय पथ पर जाती है और वापस आती है। जाती है और वापस आती है। इस दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। 1 मिनट में तय करती है। उषा की औसत चाल तथा औसत वेग ज्ञात कीजिए। उषा की औसत चाल तथा औसत वेग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हमें मिल चुका है। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो क्वेश्चन में हमें बताया गया है उषा एक 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है। सपोज उषा यहां से लेकर यहां तक तैरती है। ये तालाब का एक सिरा से दूसरा सिरा का, ये सपोज एक सिरा है तालाब का और ये सपोज दूसरा सिरा है। ये एक सिरे से दूसरे सिरे के तालाब तक तैरती है, ठीक है। और ये तालाब कितना है? 90 मीटर का है। कितने का है भाई? 90 मीटर का ये तालाब है, ठीक है। तो वो 90 मीटर जो है इस तालाब में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती है और फिर यहां से वापस आती है, ठीक है। मतलब वो इधर गई, देन उसके बाद यहां से वापस आई, तो 1 मिनट का टाइम लगा उसे और 180 मीटर उसने दूरी तय करी, ठीक है। उषा की औसत चाल और औसत वेग हमको ज्ञात करना है। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अगर हम जाएं तो हमको उषा की औसत चाल और औसत वेग निकालना है। दिया है, दिया है कुल दूरी जो उषा तय कर रही है वो 180 मीटर है और कुल समय जो उसे लग रहा है ये दूरी तय करने में वो 1 मिनट है, ठीक।
विस्थापन की अगर बात कर लें तो विस्थापन यहाँ पर कितना होगा बताइए। उषा यहाँ से चली, यहाँ गई, फिर वापस यहीं आ गई, तो विस्थापन क्या होगा 0। जब स्टार्टिंग पॉइंट से वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाते हैं तो विस्थापन क्या हो जाता है 0। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है औसत चाल और औसत वेग। तो औसत चाल और औसत वेग का फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। अतः औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है उसमें आता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, है ना। और कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी है 180 मीटर और कुल समय कितना है 1 मिनट। तो ये आई हमारी मीटर प्रति मिनट में, ये हमारी आई कुल चाल औसत चाल मीटर प्रति मिनट में। इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 180 3 मीटर प्रति सेकंड आ गई है उषा की औसत चाल। अब बात करते हैं उषा के औसत वेग के लिए। अतः औसत वेग। अब वेग का क्या फॉर्मूला होता है, औसत वेग का क्या फॉर्मूला होता है, जो कुल विस्थापन है बटे विस्थापन बटे कुल समय। अब जानते हैं आप विस्थापन तो 0 है तो समय से कोई लेना देना नहीं है। अगर विस्थापन 0 है तो औसत वेग क्या आएगा 0 आएगा। तो कहने का मतलब है कि औसत वेग कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, और औसत जो चाल है वो कितनी हो जाएगी, वो भी 0 हो जाएगी। सॉरी, औसत चाल हमारी आ जाएगी 3 मीटर प्रति सेकंड। थ्री मीटर पर सेकंड आए हमारे औसत चाल और औसत वेग आया है 0। नोट डाउन करेंगे जरा जल्दी से इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, तो एक और क्वेश्चन करते हैं हम आज की क्लास में। ठीक है, और जिस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को बड़े ध्यानपूर्वक समझा, ठीक उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर भी अपना पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन बना करके चलेंगे। चलिए, प्रश्न लिखता हूं आप सबके सामने। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, विरामावस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है। और 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करता है। वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना करें।
चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। गति के जो भी क्वेश्चन होंगे उनको बहुत ध्यान से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। विरामा अवस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है। सपोज यहाँ पर था राहुल ए पोजीशन पर, यहाँ पर इसने क्या किया, अपनी जो साइकिल है, ठीक है, इसको चलाना स्टार्ट करा, ठीक है, और उसके बाद वो यहाँ पर 6 सेकंड में, सॉरी कितने सेकंड में, 30 सेकंड बाद यहाँ से यहाँ पहुँचता है और 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। समझ में आ गई हमें बात, ठीक है। उसके बाद वो यहाँ से ब्रेक लगाना चालू करता है और अगले 5 सेकंड में ब्रेक लगते लगते उसकी गाड़ी की जो स्पीड है, उसकी साइकिल की जो स्पीड है, वो 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। कितनी हो जाती है? 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। तो दो कंडीशन हुई यहाँ पर, एक तो ये वाली कंडीशन जब उसने विरामावस्था से 6 मीटर प्रति सेकंड तक दौड़ाई अपनी साइकिल, और दूसरी ये वाली कंडीशन हो जाती है जब उसने 6 मीटर प्रति सेकंड से ब्रेक लगा करके 4 मीटर प्रति सेकंड लगाया। दो स्थितियां हो गई, दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना करें, मतलब यहाँ पर त्वरण अलग होगा, यहाँ पर त्वरण अलग होगा। समझ में आ गई है बात? चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। जब जब आप इस वर्ड को देखें, देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, ये विरामा अवस्था जो शब्द है ना, इसको जब भी आप देखें तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, क्योंकि ये वर्ड गति के क्वेश्चंस में काफी ज्यादा यूजफुल रहता है। अगर विरामावस्था शब्द आपके पास आ गया मतलब आपका काफी सारा काम जो है आसान हो गया। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। ठीक है, ये विरामावस्था जो है मैंने हाईलाइट कर दिया। हाईलाइट क्यों करा? क्योंकि ये आपको याद रखना है कि विरामावस्था का मतलब क्या है, विरामावस्था का कुछ मतलब है और इसका मेरा यूज होना है क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट करा है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। अब देखो पहली स्थिति में, अभी मैं प्रथम स्थिति की बात कर रहा हूं, जब राहुल ने विरामावस्था से अपनी गाड़ी उठाई और उसको 6 मीटर पर सेकंड तक चलाया। ठीक है, सिर्फ इतने की बात मैं कर रहा हूं अभी। तो प्रथम स्थिति में जो, अच्छा देखो साइकिल का प्रारंभिक वेग देखो आप, प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, जब जब विरामा अवस्था की बात आएगी, जब जब रेस्ट की बात आएगी डियर स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना प्रारंभिक वेग हमेशा शून्य होगा। प्रारंभिक वेग हमेशा क्या होगा? शून्य होगा। और ये फर्स्ट कंडीशन यहां से लेकर यहां तक है, अभी हम सिर्फ फर्स्ट कंडीशन देख रहे हैं, प्रथम स्थिति देख रहे हैं। और उसके बाद कितना हो जाता है? अंतिम वेग कितना हो जाता है? 6 मीटर प्रति सेकेंड। तो अंतिम वेग की जगह कितना लिखेंगे? अंतिम वेग v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? 6 मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा समय कितना लग रहा है? समय हमें पता है 30 सेकेंड लग रहा है। हमें क्या निकालना है? त्वरण निकालना है। त्वरण a बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। आप जानते हैं त्वरण निकालने के लिए हम क्या करेंगे? त्वरण निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, त्वरण a बराबर अंतिम वेग माइनस, या फिर इसको शॉर्टकट में लिख लो, वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन क्या होगा? वेग परिवर्तन अंतिम में से प्रारंभिक को घटा देंगे, ये वेग परिवर्तन होगा बटे समय। वैल्यूज पुट अप करेंगे, v की वैल्यू आएगी 6, u की वैल्यू 0 और t की वैल्यू 30। तो 6/30 मतलब 1/5, और 1/5 को मैं क्या लिखता हूँ? 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो प्रथम स्थिति में जो उस व्यक्ति या फिर उस लड़के का जो त्वरण होगा, जो एक्सेलरेशन होगा, वो होगा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप ये बात सबकी समझ में अच्छी तरीके से आ गई होगी कि ये हमने कैसे फाइंड आउट करा। ये हमारा प्रथम स्थिति का आंसर है। दोनों स्थिति में से एक स्थिति यहां से लेकर यहां तक हमारी कवर हो गई, उसमें हमारा आंसर आ गया। अब दूसरी स्थिति यहां से स्टार्ट होगी और यहां पर तक आएगी, तो उसको हम नेक्स्ट पेज पर करेंगे। जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए, जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट केस में क्या होगा उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। देखिए प्रथम स्थिति नहीं, अब की बार आ जाएगी द्वितीय स्थिति, ये वैल्यूज चेंज हो जाएगी
और ये वैल्यू चेंज हो जाएगी और ये वैल्यू जो है पूरी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हमको क्या बात करनी है, नेक्स्ट केस की बात करनी है। नेक्स्ट केस हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, नेक्स्ट केस हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पर तक चलेगा। दूसरे केस की अगर बात करें, द्वितीय स्थिति में, यहाँ पर लिख देते हैं द्वितीय स्थिति में। द्वितीय स्थिति में आप देखो, अब गाड़ी जो है अभी कितनी स्पीड से चल रही है, अभी 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, मतलब अभी प्रारंभिक वेग कितना रहेगा, 6 मीटर पर सेकंड। अब ब्रेक लगा करके कितनी हो जाती है स्पीड, अंतिम स्पीड हमको कितनी देखने को मिलती है, 4 मीटर पर सेकंड। और कितना टाइम लग जाता है स्पीड कम होने में, 5 सेकंड का टाइम लग जाता है, मतलब समय हो गया 5 सेकंड। समझ में आया? गाड़ी अभी 6 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, मतलब अभी प्रारंभिक वेग 6 मीटर पर सेकंड है। ब्रेक लगाने के बाद वो कम हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड, और कितने टाइम में कम होगा, 5 सेकंड के अंदर कम होगा। ये बातें सारी समझ पा रहे? अब सारे काम सेम करना है, फॉर्मूले में वैल्यू जो है वो सेम रखनी है। अंतिम वेग 4, प्रारंभिक वेग 6 बटे समय 5। 4 माइनस 6 कितना आएगा, -2/5। ठीक है, और -2/5 को जब आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा a इज इक्वल टू माइनस, जब 2/5 आप फाइंड आउट करोगे तो ये आएगा 0.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर आप माइनस का चिन्ह देख रहे हैं, यहाँ पर आप किसका चिन्ह देख रहे हैं, माइनस का। इस माइनस के चिन्ह का ध्यान रखें, ये ऋणात्मक चिन्ह हमको बताता है कि गाड़ी में ब्रेक लगे हैं और ब्रेक लगने के कारण गाड़ी की स्पीड कम हुई है, गाड़ी में मंदन आया है। त्वरण और मंदन दो अलग अलग चीजें हैं। त्वरण जब देखेंगे आप तो स्पीड बढ़ेगी, मंदन जब आप देखेंगे तो स्पीड घटेगी। मंदन कब होगा, जब ब्रेक पे पैर रखा जाएगा, जब ब्रेक दबाया जाएगा। त्वरण कब होगा, जब एक्सेलरेटर पे पैर रखा जाएगा, एक्सेलरेटर दबाया जाएगा। ठीक है, तो त्वरण और मंदन, इस बात को समझ लें बिल्कुल ध्यान से। जब स्पीड बढ़ाई जाएगी तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। त्वरण में क्या होती है, स्पीड बढ़ती है, त्वरण में स्पीड बढ़ती है। ध्यान रखेंगे, वेलोसिटी बोलना चाहिए वैसे, पर सामान्य भाषा में हम क्या बोलेंगे, स्पीड बढ़ती है। ठीक है, और मंदन, मंदन को बोलते हैं, मंदन को बोलते हैं मंदन भी एक्सेलरेशन है, पर मंदन में क्या होगा, मंदन में क्या होगा, मंदन में स्पीड घटती है। मंदन के लिए हम कुछ वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश में, ठीक है, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, डिसेलरेट होता है शायद, बट उसमें आपको ध्यान रखना है मंदन में स्पीड घटती है। मंदन जो है ऋणात्मक वैल्यू होती है मंदन की, और त्वरण की धनात्मक वैल्यू होती है। ये बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि मंदन की वैल्यू क्या होती है, ऋणात्मक होती है, और त्वरण की वैल्यू धनात्मक होती है। तो अब आप इस बात को रिलेट कीजिए इस क्वेश्चन से। पहले वाले केस में जब जब ब्रेक लगने से पहले तक तो स्पीड आपको बढ़ती हुई दिख रही है, 0 से 6 हो गई, बढ़ती हुई दिख रही है ना, क्योंकि यहाँ पर त्वरण है और ये धनात्मक भी है। सारी बातें मैच हो रही हैं। अब दूसरे केस में देखो, यहाँ पर स्पीड पहले 6 थी, अब 4 हो गई, स्पीड घटती हुई दिख रही है, यहाँ पर ऋणात्मक है, मतलब मंदन देखने को मिल रहा है। तो सारी बातें रिलेट करते हुए बच्चों हमको रिलेट करके पढ़ना है, समझना है। अपनी डेली लाइफ में भी हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी पर ब्रेक मारते हैं, तो वो किस तरीके से अलग है ना। ये सारी चीजें हमको रिलेट करते हुए चलनी है। चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए, इस बात को जल्दी से नोट डाउन कीजिए। चलिए अब जाते जाते एक और क्वेश्चन आपसे आपके सामने रख रहा हूं। विरामावस्था शब्द को बिल्कुल ध्यान रखें, ठीक है। रुकना, विरामावस्था, ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी रुकती भी है कई बार, है ना, उसको भी ध्यान रखना है। एक लास्ट क्वेश्चन आज का, और बहुत छोटा क्वेश्चन है और जल्दी से आपको इसको करना है। क्वेश्चन क्या है, एक बस की गति, एक बस की गति, एक बस की गति 5 सेकंड में, कितने, 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटे से 80 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। अब आप समझ रहे हैं, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी तो आप तुरंत से पता लगा लेंगे 80 से 60 हो गई, स्पीड कम हो गई, मतलब कि मंदन हुआ है। त्वरण यहाँ पर कैसे आएगा, नेगेटिव आएगा। हमको इतनी सारी बातें पहले ही पता लग गई, ठीक है, हो जाती है। बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। अब जिन बच्चों ने मेरी बात सुनी होगी अभी थोड़ी देर पहले, उनको पता है कि 100% इस क्वेश्चन का आंसर ऋणात्मक आने वाला है। 100% इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, ऋणात्मक आने वाला है। अब जिन्होंने नहीं सुनी होगी तो वो अब क्वेश्चन सॉल्व करके
तब पता लगेगा उन्हें कि यहाँ पर आंसर तो हमारा नेगेटिव आ रहा है। समझे बात को? चलो, तो दिया है हमें, क्या क्या दिया है भाई, हमें जो दिया है क्वेश्चन में उसको देख लेते हैं पहले कि बस की गति जो थी पहले कितनी थी, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, प्रारंभिक वेग बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। इसको हम u से निरूपित करते हैं। ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे हमको दे रखी है। ध्यान दीजिए समय यहाँ पर सेकंड में है, तो ये उचित रहेगा आपके लिए कि आप इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदले। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आपको इसको 5/18 से गुणा करना है। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व मत कीजिए, इसको ऐसे रहने दीजिए, मीटर प्रति सेकंड। ठीक, और उसके बाद अंतिम वेग देखें तो अंतिम वेग हमको दे रखा है, गाड़ी का वेग जो होता है घट करके कितना हो जाता है, 60 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। अब 60 किलोमीटर पर आवर को भी आप मीटर पर सेकंड में लिखिए, इतना हो जाता है भाई। ठीक है, इसको मैं अगर देखूं तो ये हो जाएगा 400/18। ठीक है, इसको अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं, मैं ये भी कह सकता हूं, अर्थात गाड़ी का जो प्रारंभिक वेग है u हो जाएगा 8 पंजे 40, 400/18 मीटर प्रति सेकंड, और गाड़ी का जो अंतिम वेग है v वो हो जाएगा 6 पंजे 30, 300/18 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब हमको निकालना है त्वरण, अतः बस का त्वरण a इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बताया था, v माइनस यू अपॉन टी। टी तो हमको दे रखा है, टी कितना दे रखा है, 5 सेकंड दे रखा है, बस वैल्यू पुटअप करेंगे। v माइनस यू कितना आएगा, 300/18 माइनस 400/18 और बटे 5। ठीक है, ऊपर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 18, 300 में से 4 गए माइनस का 100 इंटू ये हो जाएगा 1/5। 5 से इसको काटिए 20 बार, और 18 से 20 को जब डिवाइड करेंगे आप तो ये आएगा 18 एकम 18 और 1.111 आएगा, आई थिंक ये 1.11, तो माइनस 1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा आंसर आया। देखा आपने, तो मैंने आपको पहले ही कहा था आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। ठीक है, जिन बच्चों ने मेरी बात सुनी होगी उन्हें तो ये बात पहले से पता थी। ठीक है, और जिन्होंने नहीं सुनी थी वो अब उनको पता लग रहा होगा कि आंसर हमारा क्या आया है, नेगेटिव आया है, ये हमारा आंसर। चलिए जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। घर पे एक बार रिवाइज जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।